अच्छा, मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? जी सर। अच्छा, तो जनाब मैंने यहाँ पर ये बात कर रहा था कि भाई मैंने एक प्रॉपर्टी बना दी थी। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, सिर्फ इतनी, ये क्या है, ये राइट ओनली प्रॉपर्टी है कि मैंने सिर्फ इसमें से यूजर से इनपुट लिया और जो जो रिटर्न करवाया वो कोई और मेथड है, ऑर्डिनरी मेथड है, यानी रिटर्न टाइप का मेथड है वो। तो जनाब अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या काम करेगी कि मैं यहाँ पे S1 डॉट करने के बाद जब CNIC दूंगा, तो ये CNIC क्या है, ये कोई फील्ड नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें से मैंने यूजर से इनपुट ले लिया जनाब, यहाँ पर CNIC में यूजर से इनपुट ले लूंगा कि 42101 ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, फिर उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में S1 डॉट करने के बाद मैं यहाँ पर शो CNIC का मेथड यूज कर लूँगा। वो क्या करके देगा, मुझे रिटर्न करके देगा CNIC। ये आ गया मेरे पास CNIC। ठीक है क्लास, तो ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को कि प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू मैं गेटर सेटर क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो है वो एक मुझे पता चले कि भाई बिल्कुल पब्लिक फील्ड की तरह जो है वो प्रॉपर्टी में वैल्यू जारी होती है। यूज़र को लगता है कि भाई कोई डाटा मेंबर है, जबकि ऐसा नहीं है, ये प्रॉपर्टी होती है और जिसका काम क्या होता है, सेट करवाना वैल्यू से। और इस वैल्यू को कौन लेता है, वैल्यू का कीवर्ड लेता है। ठीक है, तो क्लास इन छोटी छोटी टर्म्स को अपने जहन में रखना, ये वाइवा में काम आएंगी आप लोगों की। ठीक है, तो कि भाई मैं पूछ सकता हूँ वैल्यू का कीवर्ड क्या काम करता है, गेट की फंक्शनलिटी क्या होती है, और ये तमाम चीज़ें क्यों मैं गेटर सेटर की जगह जो है वो गेट सेट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। राइट, अब जनाब हमारे पास आखिरी चीज़ जो आती है वो इस प्रॉपर्टीज़ में ये आती है कि भाई ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। व्हाट इज़ ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़? ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ जनाब नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई जिसमें खुद ही काम जो है वो गेट का भी हो जाएगा, खुद ही काम जो है वो सेट का भी हो जाएगा। अब ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज बनती कैसे हैं, क्यों हम लोग उनको बनाते हैं, वो खुद ही इनकैप्सुलेशन को अचीव कर देती हैं। अब फॉर सपोज, यानी इनकैप्सुलेशन का चीज मतलब कि भाई वो खुद ही जो है वो वैल्यू यूजर से इनपुट ले लेती हैं और खुद ही जो है वो रिटर्न भी करवा देती हैं। तो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज के की डेफिनेशन भी यहाँ पे देख लो, क्या लिखा हुआ है ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज के बारे में कि इफ देयर इज नो एडिशनल लॉजिक इन द प्रॉपर्टी एक्सेसर। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज के अंदर, यानी अगर कोई भी प्रॉपर्टी है ना, फॉर एग्जांपल पब्लिक इंटीजर ए, ये एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर सेट की अलग फंक्शनलिटी होती है और जनाब इसी तरीके से गेट की अलग फंक्शनलिटी होती है। अगर आपकी अपनी रिक्वायरमेंट कोई एडिशनल लॉजिक नहीं है ना इन दोनों सेक्शन के अंदर, तो आप सीधा सीधा यूज़ करते हो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़। और वो कैसे होती हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप टैब टैब। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये आईडी के नाम से मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ गई, इसको कहते हैं ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी, कि जिसमें गेट में भी कोई फंक्शनलिटी नहीं है, सेट में भी कोई फंक्शनलिटी नहीं है। और इसी तरीके से मैंने एक और प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉप टैब टैब पब्लिक स्ट्रिंग, और यहाँ पर इसको नाम दे दिया नेम का। इसी तरीके से जनाब इसी तरीके से मैंने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, पब्लिक इंटीजर, और ये आ जाएगा मेरे पास पास मार्क्स का। तो ये मेरे पास जो है वो तीन टाइप की मैंने वो ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एडिशनल लॉजिक नहीं है गेट और सेट में। और इसकी मजीद क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि वी कैन मेक द यूज़ ऑफ ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज इंट्रोड्यूस, जो कि C#3 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुई थी ये प्रॉपर्टी, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। मजीद क्या लिखा हुआ है, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज आर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोड दैट वी हैव टू राइट। सही, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, देखो, क्योंकि इसमें ना तो कोई एडिशनल लॉजिक इसमें ना तो इसमें, तो हमारे पास लाइन ऑफ कोड भी बच गया। लाइन ऑफ कोड इस सेंस में बचा है कि भाई जनाब अगर अब मुझे प्रॉपर्टीज़ को इम्प्लीमेंट करनी है
तो मैं सीधा सीधा क्या करूँगा कि S1 डॉट करके कौन सी प्रॉपर्टी मुझे मिली, ID, विच इज मैंने यहाँ पर ID की वैल्यू दे दी 120, ये ID दे दी। और अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखूंगा कि भाई मैं कंसोल डॉट राइट लाइन S1 डॉट करने के बाद ID विच इज इक्वल टू 120, तो जनाब ये देखो कि ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया ना, तो साथ मैंने वैल्यू असाइन भी कर दी और ये रिटर्न भी कर देगा, यानी ये सेट और गेट एक साथ काम करेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो ये मुझसे यूजर से इनपुट भी ले लिया इसने और मुझे गेट भी करके दे दिया, यानी रिटर्न भी करके दे दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर मैं नेम की बात करूं तो S1 डॉट करने के बाद मुझे नेम मिलेगा, तो मैंने नेम यहाँ पर सेट भी कर दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, मुझे रिटर्न भी हो जाएगा। लेकिन क्लास अगर मुझे जैसे कि हमारे सवाल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक थे कि भाई अगर नेम नल हुआ या आईडी नॉन नेगेटिव हुई, तो ये क्या हो गई, ये हमारी एडिशनल लॉजिक हो गई। अब इसके लिए ये वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करते। अब इसके लिए यकीनन हमें सेट के अंदर कोई ना कोई इफ़ की कंडीशन भी देनी पड़ेगी और गेट के अंदर रिटर्न करवाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन में ये कहा जा रहा है ना कि इफ देयर इज नो एडिशनल लॉजिक इन द प्रॉपर्टी एक्सेसर, प्रॉपर्टी के एक्सेसर यानी गेट और सेट में अगर कोई एडिशनल लॉजिक नहीं है तो जनाब आप सिंपल ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए। उसका क्या काम होता है, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कोड, और व्हेन we use auto implemented property, the compiler create the private anonymous field that can only be accessed through the property get and set accessor। तो कंपाइलर खुद ही एक एनोनिमस फील्ड क्रिएट कर लेता है और गेट सेट का काम कर देता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी इसी तरीके से लिए कि ये मेरे पास एडिशनल लॉजिक थी और यहाँ पर इन्होंने सीधी सीधी प्रॉपर्टी यूज की और गेट और सेट दोनों का काम करवा लिया। अब ये आ गए हमारे पास एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है तो इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे विंडोज़ फॉर्म की कुछ इम्प्लीमेंटेशन मुझे आज आप लोगों को करवानी है। एक नया कंट्रोल है, वैलिडेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो जनाब हमारे पास यहाँ पर लैब नंबर 9 के एक्सरसाइज में क्या करना है कि बल्कि तुम लोग एक काम करना, चलो इन एक्सरसाइज को देखते हैं। इम्प्लीमेंट द क्लास फेसबुक अकाउंट हैविंग डाटा मेंबर पासवर्ड wrap with the property which should ensure it must contain the alphabet and number when assign the value। सिंपल सा टास्क है वैलिडेशन। जैसे कि हमने ये वाली कुछ रूल्स इंप्लीमेंट किए थे ना ऊपर कि भाई आईडी जो है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, नेम जो है वो नॉट नल होना चाहिए। तो इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई फेसबुक अकाउंट के नाम से डिट्टो इसी अकाउंट के इसी तरीके से क्लास का नाम बनाना, आगे पीछे अपनी मर्जी से नाम में बना देना। एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, देखो क्लास डिटेक्शन करने वाला टीचर जो है वो कर सकता है और इसमें आप आर्गुमेंट भी नहीं कर सकते कि आपको जब एक चीज सवाल में मौजूद दी गई है कि आपने इसी तरीके से इसी नाम से क्लास बनानी है, तो अब आप पे वाजिब है। अगर आपको टीचर कहता है भाई एक क्लास बना दो जिसके अंदर डाटा फील्ड होनी चाहिए ये, तो आप कोई भी नाम से बना सकते थे। लेकिन जब उसने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जनाब आपको ये वाली क्लास बनानी है, तो आपने तमाम बिल्कुल इसी पैटर्न पे यही क्लास बनानी, वरना वो चाहे तो डिटेक्शन कर सकता है, अगर नहीं कर रहा तो ये उसकी आला करती है, वरना वो कर सकता है, उसका बनता है। तो मौका ना देना किसी को कि भाई तुम्हारी डिटेक्शन हो जाए। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ। हैविंग डाटा मेंबर, ये वाला सवाल समझ में आ गया सबको कि भाई एक क्लास बनानी है फेसबुक अकाउंट के नाम से, उसके अंदर सिर्फ एक मेंबर रखना है पासवर्ड के नाम से, जिसको प्रॉपर्टी के साथ रैप करके दिखा दो और उसमें एक एडिशनल लॉजिक प्रोवाइड कर दो कि भाई उसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों आ सकते हैं।
अब उसके बाद दूसरा सवाल क्या है कि इसी में ऐड करना है एक और जो है वो मेंबर, डाटा मेंबर, बूलियन डाटा मेंबर, लॉग इन के नाम से। किसके नाम से? लॉग इन के नाम से। एंड इम्प्लीमेंट द फंक्शनलिटी in the property for the password, which should ensure that if the logged in is true, only when the value access else should not return null। यानी तभी लॉग्ड इन करे, यानी ट्रू करे, तभी लॉगिन को ट्रू करे जब आप पासवर्ड जो है वो नॉट नल दो। फिर तीसरे सवाल में क्या करना है? मजीद इसी क्लास को मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई द प्रॉपर्टी फॉर द पासवर्ड सच दैट now it only can be assigned the value and never be accessed। तो जनाब तीनों की इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग कोड में आप लोगों ने डिफाइन करनी है कि आपने पहले सवाल के लिए इसके लिए जो कोड यूज होगा आपने वो देना है, इसके लिए आपने जो कोड यूज होगा वो देना है, और इसके लिए आपने जो कोड यूज होगा वो देना है। ठीक है जनाब, समझ में आ गया? सर तीनों फेसबुक अकाउंट का है? तीनों फेसबुक, क्लास सेम रहेगी, बस मॉडिफिकेशन करनी है दूसरे और तीसरे में, इसी क्लास को मॉडिफाई करना। जी हमजा ऐसे ही करना है कुछ। अच्छा स्टूडेंट, तो अब आ जाते हैं, ये टास्क हो गए, समझ में आ गया सबको? अब ये आप लोगों को जमा करवाना है जो भी उसकी ड्यू डेट होगी। तुम तुम लोगों की ऊप की। तो अब जनाब हमारे पास विंडोज फॉर्म की कुछ एक्टिविटी है कि जो कि हम लोग देख लेते हैं। जनाब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई वैलिडेशन क्या होती है अगर किसी भी यूज़र इंटरफेस पे, तो आप लोग क्या बता सकते हो, क्या समझ में आता है वैलिडेशन के हवाले से? क्या होती है वैलिडेशन? सर कोई कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन लगी हुई हो, जैसे जैसे इन्होंने बताया भी क्या नाम है, अदनान खान, चेकिंग वैल्यू, इसको भी वैलिडेशन कहते हैं, सही है। और सर जैसे पासवर्ड की इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सही है, ये भी वैलिडेशन में आ गई। ठीक है जनाब, जो भी वैलिडेशन बेसिकली डाटा के हवाले से लगाई जाती है कि भाई आप, क्योंकि बहुत सारे यूज़र होते हैं कि जो वायरस की तरह काम कर रहे होते हैं, किसी ने रॉन्ग एंट्री कर दी, या हाँ एक ह्यूमन नेचर के थ्रू कि भाई हमसे रॉन्ग एंट्री हो गई, हमने कोई गलत एंट्री कर दी, वैल्यू जो है वो इस फॉर्मेट पे डालनी थी, हमने इस फॉर्मेट पे दे दी, आईडी की जगह हमने नेम दे दिया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जनाब, वैलिडेट करते हैं चीज़ों को। तो हमारे पास कुछ वैलिडेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं हम अपने फॉर्म पे। तो मैंने यहाँ पर भी कौन सा कंट्रोल लिया, लेबल का लिया है, तो यहाँ पर एक और कंट्रोल ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स के लिए। कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स, ये रहा। और इन्हीं दोनों को कंट्रोल करके इनकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं। और इसको नाम दे देते हैं फॉर सपोज नेम, या बल्कि आईडी की दे देते हैं। और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं नेम।
और इसी तरीके से एक बटन ले लेते हैं कि ये आ गया जनाब सबमिट बटन। अब जनाब हमारे पास देखो कुछ वैलिडेशन पर्पस के लिए चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि अब जैसे मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो ये मेरे पास पहली बात तो ये है कि मुझे अपनी एप्लीकेशन को इस तरीके से सेट करना है। आपने देखा होगा कि कोई भी फॉर्म होता है जो कि हम सबमिट करवा रहे होते हैं, वैल्यू सर्वर पे जा रही होती हैं, सबमिट फॉर्म होता है, साइन अप फॉर्म होता है, तो इसमें हम अपने कर्सर को भी सबसे पहले सेट कर रहे होते हैं कि भाई अब यहाँ पर देखो कि अगर मैंने अपनी एप्लीकेशन को रन करा तो मेरे पास कर्सर यहाँ पे आ रहा है ब्लैंक होके, जबकि एक्चुअल में कर्सर सबसे पहली फील्ड पे आना चाहिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले कर्सर को अपने सेट करोगे, तो कर्सर को सेट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर जो है वो सबसे पहले यहाँ पर ब्लिंक होना शुरू हो, सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है इसकी टैग टैब इंडेक्स के नाम से। अब यहाँ पे क्या है 1। अब अगर मैं इसके टैब इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी है 1। तो मैं अगर चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास सबसे पहले कर्सर यहाँ पे ब्लिंक होना चाहिए, तो मैं इसकी टैब इंडेक्स की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा, ठीक है। और इसके टैब इंडेक्स की वैल्यू मैं 1 रख कर रन दूंगा। अब चेक करते हैं, मैं अपने एप्लीकेशन को पहले बिल्ड कर लेता हूँ। बिल्ड करने के बाद अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो देखिए जनाब मेरे पास कर्सर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब हमारे पास जनाब कुछ ऐसा होता है कि आप जब तक के इस फील्ड को सही से फिल नहीं करोगे, कुछ आप लोगों ने देखा होगा कि साइन अप फॉर्म में कुछ फील्ड होती है, मैंडेटरी फील्ड होती है कि आप में उसने आपको उसमें कोई ना कोई वैल्यू देना आप पे वाजिब हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि भाई जब तक कि मैं इसमें कोई आईडी ना डालूं तब तक कि वो मुझे यहाँ पे ना जाने दे, मैं इस पे क्लिक ना कर सकूँ या मैं सबमिट ना कर सकूँ, वो मुझे यहीं पे रोक दे कि भाई पहले जो है वो इस फील्ड को क्या करो, फिल करो। तो मैंने आपको शुरू से ही विंडोज फॉर्म के हवाले से एक बात बताई है कि भाई विंडोज फॉर्म में हर कंट्रोल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है और हर कंट्रोल के 85 प्रॉपर्टीज होती हैं, 85 उसके इवेंट्स होते हैं। तो अब इसी तरीके से क्लास यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जब मैं एक फील्ड में इंटर हूँ, जब मैं इस टाइम मेरे कर्सर जो है वो इस फील्ड में, तो इसका मतलब ये है कि मैंने अभी कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो इसका मतलब इस टाइम ये इस टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट होता है इंटर के नाम से, वो इवेंट है। लेकिन क्लास में जैसे ही मैं इस कर्सर को से इस कर्सर पे मूव करूंगा, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स से इस टेक्स्ट बॉक्स पे मूव करूंगा, तो जनाब इस टाइम जो यहाँ से यहाँ पे आया हूँ तो इसका लीफ इवेंट और इसका इंटर इवेंट चला है। इस चीज को समझिएगा कि जब एक फील्ड से मैं दूसरी फील्ड पे आऊंगा तो पहली वाली फील्ड का लीफ इवेंट चलता है। तो मुझे यकीनन कोई ना कोई वर्किंग यहाँ पर करनी होगी इसके लीफ इवेंट पे। तो अब ये लीफ इवेंट कहाँ से आएगा जनाब, आप उस टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करो, उसकी प्रॉपर्टीज में जाओ और यहाँ पे बिजली का निशान होता है इवेंट्स का, और यहाँ पे इवेंट्स में आकर आप जो है वो इधर इवेंट्स में आ जाओ, ये आ गया लीफ इवेंट। अब इस लीफ इवेंट पे आप डबल क्लिक करो तो आपको ले जाएगा उस टेक्स्ट बॉक्स के लीफ इवेंट पे। अब इस लीफ इवेंट पे आपने क्या करना है कंडीशन देनी है। अब क्या कंडीशन देनी है, स्ट्रिंग। अब क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स क्या, टेक्स्ट बॉक्स से जो भी यूजर से इनपुट आएगा जनाब वो तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आएगा। अब स्ट्रिंग फॉर्मेट के हमारे पास स्ट्रिंग का एक मेथड होता है इज नल और एम्प्टी, ठीक है। और इज नल और एम्प्टी ये मेथड है और ये क्या मुझसे मांग रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू। अब जो स्ट्रिंग वैल्यू आएगी जनाब वो कहाँ से आएगी, वो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से आएगी। अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे इसको समझो दोबारा से
कि भाई यहाँ से वैल्यू आएगी स्ट्रिंग। अगर वो स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी है, अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक दे देता हूँ मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उसको मैं यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज दे देता हूँ कि प्लीज दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड, कॉमा के बाद कैप्शन एरर, और ये आ जाएगा मैसेज बॉक्स बटन डॉट ओके, कॉमा मैसेज बॉक्स आइकन डॉट एरर। और उसके बाद जनाब इस मैसेज बॉक्स से पहले मैं ये भी तो चाहता हूँ कि भाई वो मुझे उसी कर्सर पर ही रहे, मतलब कि जब मैं लीव करूँ विदाउट इंसर्ट एनी वैल्यू, तो वो मुझे टेक्स्ट बॉक्स 1 पे ही फोकस करे रखे। तो मैं यहाँ पर फोकस का मेथड चला दूँ तो वो मुझे कहीं और जाने नहीं देगा। अब सिर्फ इतना काम करने से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ कि मैं अब यहाँ पर, अब कर्सर मेरा यहाँ पे, अब मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, मैं यहाँ पर जाना चाह रहा हूँ ना, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो मेरे पास एरर आ गया कि प्लीज दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। मैं ओके करूँगा तो देखो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रहा। मैं अगर सबमिट करूँगा तब भी एरर आएगा। तो सीधा सीधा इसने क्या कह दिया जनाब कि भाई ये जब तक कि आप इसको कोई वैल्यू नहीं दोगे, जैसे कि मैंने ए बी सी कोई वैल्यू दे दी, तो अब ये मुझे यहाँ पे जाने देगा, अब ये मुझे सबमिट भी करने देगा, अब कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन जनाब जब मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एरर देगा। यहाँ तक की बात कितनों को समझ में नहीं आई? कोई मुश्किल चीज़ है तो पूछ लें। अब जनाब यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स क्यों दूं? अब हमें एक विंडोज फॉर्म एक कंट्रोल देता है एरर प्रोवाइडर के नाम से। मैं मैसेज बॉक्स इसलिए नहीं दूंगा कि भाई जनाब एरर प्रोवाइडर वहीं पे मुझे रोक देगा और वहीं से मुझे आइकन शो करेगा। अब एरर प्रोवाइडर काम किस तरीके से करता है उसको देखिएगा। मैं यहाँ पर अपने डिज़ाइन व्यू पे जाता हूँ और इधर एक कंट्रोल लेता हूँ एरर प्रोवाइडर के नाम से, और यहाँ पर मुझे कहीं एरर प्रोवाइडर का कंट्रोल नज़र आएगा, ये आ गया। अब आप सिंपल इसको ड्रैग करो, ड्रॉप कर दो, तो यहाँ पर देखिए हमारे ये कोई विजिबल नहीं होता, ये फॉर्म ये रन टाइम पे विजिबल होता है ये कंट्रोल। अब इस कंट्रोल को आप नाम भी चेंज कर सकते हो इसका, या कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पर इस टाइम एरर प्रोवाइडर 1 के नाम से। अब ये कैसे पता चलेगा ये एरर प्रोवाइडर 1 सिर्फ इसी के लिए है, ये मुझे बताना पड़ेगा। अब इसको जनाब इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं और ये फंक्शनैलिटी क्या देता है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपने इसके कोड पे। जब अगर स्ट्रिंग जो है वो इज नल और एम्प्टी है और ये कंडीशन ट्रू होगी, तो मैंने जो एरर प्रोवाइडर 1 लिया है डॉट, उसका एक मेथड होता है सेट एरर का, और जिसके अंदर 2 आर्गुमेंट मांगता है मुझसे। एक आर्गुमेंट होता है कंट्रोल, कि भाई किस कंट्रोल पे ये एरर प्रोवाइडर लगाना चाहिए, आपको लगाना चाहते हैं आप। मैं कहता हूँ कि भाई मैं टेक्स्ट बॉक्स 1 पे लगाना चाहता हूँ। दूसरा मुझसे कह रहा है कि भाई इसका एरर भी आप जो है वो डिफाइन करो कि भाई इसका एरर लेवल क्या होना चाहिए। मैं कह देता हूँ रिक्वायर्ड फील्ड और सिंपल इज। अब एरर प्रोवाइडर हमें बाय डिफॉल्ट एक एरर आइकन प्रोवाइड करता है जो विंडोज फॉर्म का डिफॉल्ट होता है। अब इसकी फंक्शनलिटी क्या होगी इसको देखिएगा। अब यहाँ पे मेरे पास मैसेज बॉक्स नहीं आएगा। अब जब मैं यहाँ पर विदाउट इंसर्ट एनी वैल्यू अगर मैं किसी और फील्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने एक एरर, ये सबको नजर आ रहा है। अब इसने क्या कर दिया, एक एरर, ये काम कर रहा है एरर प्रोवाइडर का। अब ये एरर प्रोवाइडर तो मैंने यहाँ पर ड्रैग किया था, ये यहाँ पे कैसे आया? तो जनाब वो इसकी वजह से आया कि जब आप एरर प्रोवाइडर में सेट एरर करते हो तो जो भी कंट्रोल डिफाइन करते हो उस कंट्रोल के बाय डिफॉल्ट ये राइट साइड पे चले जाता है।
और उसके बाद यहाँ पर जब मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये मुझे उसका लेबल प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। और उसी कंट्रोल पे मुझे फोकस करके दिया हुआ है इसने। अब जब तक कि मैं इस फील्ड में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करवाऊंगा तब तक कि ये मुझे यहीं पे देगा। अब मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी, अब यहाँ पर ये एरर प्रोवाइडर जो है वो, अब यहाँ पर एरर प्रोवाइडर मुझे दूसरी कंडीशन भी तो देनी है रिमूव करने की, मुझे क्लियर भी करना पड़ेगा। तो अब मैं सीधे सीधे यहाँ पे जाता हूँ, इसका एल्स ब्लॉक बनाता हूँ और एल्स ब्लॉक के अंदर मैं कह देता हूँ जो मेरा एरर प्रोवाइडर है डॉट, वो हो जाए क्लियर। तो अब इससे क्या होगा, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई फील्ड नहीं दी थी तो यहाँ पे देखो मैं सबमिट कर रहा हूँ तो ये मुझे उसी पे ही फोकस रखा हुआ है जब तक कि मैं इसमें वैल्यू नहीं दे दूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई वैल्यू दे दूँ तो यहाँ पे ये देखो ये एरर प्रोवाइडर क्लियर हो गया। अब जनाब ये एरर प्रोवाइडर बाय डिफॉल्ट जो हमें आइकन प्रोवाइड करता है, अब इसी तरीके से ये वाला काम जो है वो मैं नेम में भी कर सकता हूँ। लेकिन क्लास इससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज देख लो, एरर प्रोवाइडर के जो हमारे पास एरर प्रोवाइडर है ना, इधर अगर मैं अपने डिजाइन व्यू पे जाता हूँ तो ये जो एरर प्रोवाइडर है इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी में, अब इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर आइकन की एक प्रॉपर्टी होगी, चेक कर लेते हैं आइकन। अब ये शो आइकन है, ये प्रॉपर्टी क्या है, ट्रू है। अब इसका बाय डिफॉल्ट एक आइकन होता है जो कि आपको नजर आ रहा है। आप इसमें अपनी मर्जी का भी आइकन प्रोवाइड कर सकते हो। इसके लिए आपके पास पिक्चर जो होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पर गूगल करता हूँ google.com, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ एक एक पिक्चर मुझे चाहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे अपना एक आइकन जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट आइकन यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर क्रॉस आइकन इमेज डॉट ICO की फॉर्मेट में जो है जनाब मुझे पिक्चर चाहिए होगी। अब जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर की बात करता हूँ, अब ये पिक्चर जो है वो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा तो यहाँ पर ये पिक्चर कोई JPEG पिक्चर नहीं होनी चाहिए, ये पिक्चर जो है वो ICO के फॉर्मेट की होनी चाहिए, यानी आइकन की पिक्चर होनी चाहिए। तो ये क्योंकि JPEG की है, तो आप यहाँ पर वो वाली पिक्चर उठाओगे जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी, ICO, आइकन की पिक्चर होगी। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि जनाब ये कोई पिक्चर उठा लेते हैं। ये रही डाउनलोड ICO। ठीक है, अब ये पिक्चर कहाँ पे मुझे मिलेगी, तो मैं यहाँ से उठाकर कट कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पे लाकर सेव करवा लेता हूँ। अब ये वाली पिक्चर जो है वो मेरे पास आइकन की पिक्चर है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एरर प्रोवाइडर में जो आइकन आए, मतलब जो पिक्चर आए वो मेरे पास यहाँ। तो आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओगे, प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होगी, सॉरी यहाँ पर आप यहाँ पर जाओगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाकर इधर होगा चौथा ऑप्शन रिसोर्सेस का। आप रिसोर्स में जाओगे, रिसोर्स में जाके ऐड रिसोर्स करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज ऐड रिसोर्स,
कंटेंट के नाम से। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल में जाकर जो मेरी पिक्चर थी, और पिक्चर किस नाम से थी, बटन अंडरस्कोर कैंसिल के नाम से, मैंने यहाँ पर रिसोर्स ऐड करवा दिया। ठीक है जनाब। अब ये रिसोर्स ऐड हो गया मेरे पास। यहाँ पे देखिए रिसोर्स में जाकर ये बटन की पिक्चर मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ सेव करवा के। अब क्योंकि मैं इस इवेंट पे काम कर रहा था, अब इस एरर प्रोवाइडेड से पहले मैं कह दूंगा कि भाई एरर प्रोवाइडेड डॉट आइकन इक्वल टू प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज डॉट करके मुझे रिसोर्स मिलेगा, और डॉट करने के बाद जो मेरी पिक्चर थी वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। अब इससे क्या होगा कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब मेरे पास वो आइकन आएगा जो मैंने लिया। अब इसी तरीके से आप एक काम और कर सकते हो कि जनाब जब आपके पास जब एल्स की कंडीशन हो तो उसमें आप ये वाला टिक मार्क का जो वो है आइकन, आप वो यूज़ कर लो। तो यहाँ पे जाकर हमें एक और आइकन मिलेगा टिक मार्क का, सर्च कर लेते हैं। चेक। तो ये वाला आइकन ये तो सारे पेड हैं। खैर इसी तरीके से सर ये आप क्या शायद करोगे। दूसरी वेबसाइट खुल गई है। हाँ शायद कुछ ऐसा ही हुआ है, चेक कर लेते हैं इसको। सर शटरस्टॉक भी पेड है। नंबर 4 नंबर 2 तुम तो माइक ऑन करो। इस बल्ले ये बल्ला को हमसे हाँ ये भी शायद पेड ही है। चलो खैर आप लोग, मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ। देखो अब इसमें जब आप लोग इसी तरीके से रिसोर्स में आप लोग जो टिक की जो इमेज होगी, जो भी चेक मार्क की इमेज होगी, आप वो रिसोर्स में उसी तरीके से ऐड करवाओगे। सिंपल दोबारा तरीक़ेकार बता दूं, इसमें अपने प्रोजेक्ट में जाकर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद जनाब आप ये करोगे कि रिसोर्सेस में जाओगे और रिसोर्स में जाके ऐड रिसोर्स कर दोगे। ऐड रिसोर्स में जाके एग्जिस्टिंग फाइल में आपको फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे फाइल को ऐड करवा लोगे। अब इसी तरीके से टिक मार्क की भी इमेज आपके पास आ जाएगी। टिक मार्क की इमेज आने के बाद जनाब आप उसी तरीके से एल्स में जाओगे और एल्स में जाके एरर प्रोवाइडर 1
डॉट करने के बाद आइकन इक्वल टू प्रॉपर्टीज डॉट रिसोर्सेज